हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हिंदी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। और क्वेश्चन नंबर 106 कहता है हमारा कि कहता है निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है। कहता है भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, या भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, या प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। देखो, इसके जो हैं दो ऑप्शन ठीक हैं। कहता है प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, बिल्कुल, और भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। तो दो ऑप्शन इसके ठीक मुझे लग रहे हैं। तो अगर आपको जो भी ठीक लगे आप अपने हिसाब से इसे लगाएंगे, ठीक है। कहीं ऐसा हो कि ये क्वेश्चन आ जाए और आप मेरे कहने से कोई भी टिक कर दो और आपके नंबर कट जाएँ, क्योंकि सीबीएसई जो होता है ना, काफ़ी क्वेश्चन गलत करके देता है वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 107 की ओर। और कहता है कि एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वे पढ़ने का प्रयास कर रही है। इसे किस रूप में जाना जाएगा। कहता है कूट भाषा में बदलना, जिसे हम एनकोडिंग बोलते हैं। अर्थ ग्रहण करने के लिए पठन, या कंठस्थ तो वैसे भी गलत हो जाएगा। अर्थापन करना या डिकोडिंग करना। तो वो क्या कर रही है, अर्थापन कर रही है, यानी कि डिकोडिंग कर रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 108 की ओर। कहता है क्वेश्चन नंबर 108 की कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्ययन करते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थी को अंतःक्रिया करने एवं एक दूसरे को समझाने की दृष्टि से अपनी घर की भाषा का प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है। देखो, इसके भी दो आंसर हो रहे हैं। एक तो आपका बहुभाषावाद हो जा रहा है और एक आपका भाषा अंतरण हो जा रहा है। ठीक है, क्या कह रही है वो, कह रही है कि आप अपनी अपनी मातृभाषा का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे बहुभाषा का ज्ञान हो रहा है। और पहला वाला जो कह रहा था कि द्वितीय भाषा के अध्यापन करते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थी को अंतःक्रिया करने करें, यानी कि यहाँ पे भाषा का अंतरण हो रहा है। तो दो ऑप्शन इसमें भी ठीक है आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। और 109 न्यू पॉलिसी से क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है। कहता है 2, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो बुनियादी की क्या है, 5 वर्ष है। ठीक है, और जो ये कब आई थी, ये जो नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि तो 5 वर्ष हो गई। इस नीति को भारत सरकार द्वारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। ये शिक्षा नीति कितने वर्ष के बच्चों के लिए है। ये जो नीति है आपकी 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, और इस शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शैक्षिक संस्थानों में विश्व स्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर क्या है, बल दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना देरी से क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है। ठीक है, कहता है जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं, तब गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा पर, तब बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, तब कि बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा, बिल्कुल, जो उसे हम मातृभाषा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 111 कहता है कि एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष की उम्र में वे दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास, ये नई शिक्षा पॉलिसी क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा। कहता है आरंभिक साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता, या ये संज्ञानात्मक विकास का भाग है, या संख्या बोध। देखो ये कौन सी है, ये जो है आरंभिक है साक्षरता। ठीक है, क्या होता है कि एक बालिका अपनी हाल ही में बुनियादी चरण में है, यानी कि वो क्या कर रही है, बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को आरंभिक साक्षरता के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि भाषा सीखने में ये अवस्था आरंभिक साक्षरता कहलाती है। इसमें बच्चा किसी की भी क्या करता है, नकल नहीं करता है। उसने जो लाइनें खींची हैं किसी की नकल से नहीं खींची हैं, खुद से खींची हैं, है ना। तो ये आरंभिक साक्षरता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर, कूट से संबंधित। और क्वेश्चन नंबर 112 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है। कहता है बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीखते हैं
कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है आपका, ठीक है। कई भाषा सीखते हैं, जैसे हम बहुभाषा भी बोलते हैं। कहता है प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, ये गलत है, ठीक है। कहता है भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है, ये भी ठीक है। कहता है भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है, ये गलत है। तो हमसे ये वाला ही तो पूछें कौन सा नहीं है, तो ये तो जो सही है वो गलत है, जो गलत है वो सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी डी किस में है, ये आ गया आपका बी और डी सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 113 कि कक्षा 5 के विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वे ध्वनि शब्दों और उसके बाद समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा। कहता है टॉप डाउन मॉडल, मिश्रित मॉडल, गुणात्मक उपागम या बॉटम अप उपागम कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बॉटम अप उपागम कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 114 कहता है कि एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के जीहा, मुड़कन गीत, टंग ट्विस्टर करवाती है। वे शिक्षार्थी को क्या सिखाना चाहती है, ठीक है। कहता है कि वाचन और पठन, श्रवण वाचन और उच्चारण समावेशित रूप से सभी क्वेश्चन। देखो वो क्या कर रही है, तरह तरह के जी हाँ मुड़कन गीत, यानी कि बोलने के वाली चीज़ का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि क्या करवा रही है, वो उच्चारण ठीक करवा रही है उनका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 115 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 115 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। कहता है संकेत भाषा की व्याकरण होती है, ये नहीं है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा नहीं, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, हाँ ये सही है, क्योंकि ये ऑप्शन किसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है। संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। कहता है 116 क्वेश्चन की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में 2-2 के जोड़े में काम करवा रही है। वे 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक वाक्य एक विद्यार्थी, दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी, इस तरह से बारी बारी से पढ़वाती है। विद्यार्थी को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने हैं। वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं। तो भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप से जाना जाएगा। कहता है पारस्परिक श्रुतलेख, लेखन कार्य, अनुच्छेद श्रुतलेख या श्रवण श्रुतलेख, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये पारस्परिक श्रुतलेख हो जाएगा। क्योंकि बच्चे को 2-2 के ग्रुप में बना दिया है, एक बच्चा बोल रहा है दूसरा लिख रहा है, उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर क्या है चेक करवाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, पारस्परिक हो रहा है, अंतःक्रिया हो रही है बच्चों में, है ना। तो ये पारस्परिक आ जाएगा, एक दूसरे की सहायता बिना पूरी नहीं हो सकती, यहाँ पे इसका चीज़ का भी विकास हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 117 कहता है हमारा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत आपका क्या है। तो क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत है क्या, देखो एक भारत श्रेष्ठ भारत विद्यार्थी में भारतीय भाषाओं संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का क्या है, एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसकी घोषणा कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। देखो इसकी घोषणा आपकी 144वें जन्मदिन के अवसर पर, किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, आप नोट कर लीजिएगा किसकी, इसकी घोषणा सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वें जन्मदिन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में की थी, ठीक है। तो ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, बिल्कुल यही मैंने अभी आपको बोला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। कहता है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के कक्षा बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन की इन प्रक्रियाओं को किस प्रकार से जाना जाएगा, संकल्पनात्मक आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, रचनात्मक आकलन या आपका सतत आकलन, ठीक है। तो ये कैसा आकलन है, आपका रचनात्मक आकलन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, रचनात्मक आकलन क्या होता है, एक अध्यापिका क्या कर रही है, आकलन की इन प्रक्रिया को पोर्टफोलियो आकलन के रूप में जाना जाएगा, पोर्टफोलियो होगा ना ये, आपका हो जाएगा पोर्टफोलियो, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119। कहता है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है। कहता है कार्यालयी भाषा है, जुड़ाव लिंग भाषा है, सहकारी भाषा या राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। तो ये कैसी भाषा है आपकी,
कार्यालयी भाषा है। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में हिंदी को कार्यालयी भाषा का स्थान दिया गया है, जबकि अंग्रेजी को भारत संघ की कार्यकारी भाषा के रूप में प्राप्त स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कहता है कि एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है उसके बाद अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोले जाने वाली भाषा है। बिल्कुल। कहता है जो उसकी मातृभाषा से भिन्न है। बिल्कुल ठीक है। कहता है विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है। बिल्कुल। कहता है उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक, अब ऑप्शन पे आ जाइए आप। कहता है कि उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं ज्ञान के रहते सफल रहेगा। ये तो ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा। ये तो ठीक है। कहता है कि उसकी मातृभाषा दूसरी भाषा उसके विद्यालयी भाषा अधिगम में व्यवधान डालेगी। यही गलत है, व्यवधान नहीं डालेगी। ये तो अच्छा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।